जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों का आज जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने जा रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही पहला चैप्टर क्या है, इसके भी परिचय का मतलब इस चैप्टर में भी हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो है थोड़ा मोड़ा बेसिक थ्योरी देखेंगे, समझेंगे और बहुत ही जल्दी 2 ही दिन में ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा और हम लोग सेकंड चैप्टर में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेंगे और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल का QR कोड है, उसे स्कैन करके व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो की लिंक मिल जाते हैं और साथ ही साथ चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना होता है वो वहीं पे जाता है। और यदि आप हमारे चैनल से अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी के होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल पे जाता है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप जो है उसे भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें ताकि होमवर्क भी आप लोग लगाते रहें, करते रहें और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा शुरुआत होता है, इस चैप्टर का नाम है क्या, समष्टि यानी हमारा मैक्रो, ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र, इसका अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब इसमें केवल आशा ही नहीं रहेगा, मतलब इस चैप्टर के बारे में एकदम शॉर्ट में बेसिक रूप से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। नॉर्मल रूप से आप इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उससे रिलेटेड छोटे मोटे थ्योरी समझेंगे। इसीलिए सबसे पहले इसमें क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे और अर्थ जैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र का हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हम इससे पहले जब माइक्रो भी स्टार्ट किए थे तो उसमें भी अर्थशास्त्र एक परिचय नाम का चैप्टर था। उस चैप्टर में भी हमने वीडियो आपको बनाकर बताया था कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और बोला था कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में भी हम यही बोलेंगे। यहाँ पे हम अर्थ दोबारा से समझाने जा रहे हैं, लेकिन अंतर जरूर याद कर लीजिएगा। किसका किसका, समष्टि और व्यष्टि का। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सभी स्टेट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मैक्रो, ठीक है, इसको इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है। जो हमारा मैक्रो शब्द है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो मैक्रो शब्द है ये क्या है, ये इंग्लिश का शब्द है और ये किससे बना है, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना है। ठीक है, किससे, ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना है। और इस मैक्रोस का अर्थ क्या होता है, इस मैक्रोस का अर्थ होता है बड़ा। ठीक बात, इस मैक्रोस का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए जिसका अर्थ है बड़ा, बात समझ में आया। और हमने पिछली बार भी बताया था, इस प्रकार से आपका क्या समझ में आ रहा है, इस प्रकार मैक्रो बड़े समूह से संबंधित है। मैक्रो शब्द क्या है, बड़े समूह से संबंधित है। अतः समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों, जो भी हमारा पूरा अर्थव्यवस्था है बड़े लेवल पे, राज्य के लेवल पे, देश के लेवल पे, जो पूरी अर्थव्यवस्था हमारी चलती है उस पूरे बड़े लेवल पे, उस अर्थव्यवस्था में जो संबंधित समूह हैं, बड़े बड़े समूह, जैसे क्या, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर, यानी जितने भी टॉपिक होंगे उसे राष्ट्रीय लेवल पे ही हमें इसके अंतर्गत पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, बड़े बड़े समूह का अध्ययन करता है, जैसे क्या, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय बचत का, विनियोग का, राष्ट्रीय विनियोग का और उसके बाद सामान्य कीमत स्तर का, इन सभी चीजों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, इसके साथ प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस डेफिनेशन को दिया है। इसके बारे में क्या इनका डेफिनेशन है, तो इनके अनुसार डेफिनेशन है कि समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत, समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत मतलब, समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत का मतलब वही समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र के कुल औसत का मतलब जो पूरा है उसका एवरेजली औसत जो है अध्ययन करता है, पूरे के पूरे राष्ट्र के लेवल का जो है अध्ययन करता है, उसीलिए यहाँ पे कुल औसत बोला है। और साथ ही साथ कुल समूह मतलब पूरे के पूरे अर्थशास्त्र में जो भी चीजें हैं उसके बारे में पूरा उसका समूह पूरा राष्ट्र लेवल पे उस चीज का जाकर के अध्ययन करता है। तो कुल मिला के यही है समष्टि अर्थशास्त्र मतलब बड़े लेवल पर अध्ययन करना। ठीक बात, क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसकी विशेषताएं हमें देखना है कि हमारा जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं। हम लोगों ने जैसे ही आज से समझ लिया ऑटोमेटिकली विशेषताएं भी समझ लेंगे। बड़ी सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा और याद करने वाला चीज़ है। ठीक बात, समझे। अब इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं में सबसे पहला विशेषता क्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित। समझ में आ ही रहा है, ये सारा का सारा क्या है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जो हमारा देश है भारत, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था है। अगर इस पूरी अर्थव्यवस्था को अगर आपको पढ़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें होती हैं। फिर समष्टिगत मात्राएं, इसमें जो भी चीजें आप अध्ययन करते हैं वो क्या होते हैं, वो सब समष्टिगत होती हैं। जैसे आपका राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये क्या है, समष्टिगत है, बड़े लेवल पे। एक व्यक्ति के आय की बात नहीं हो रहा है, केवल आय पढ़ते थे ये माइक्रो होता है, लेकिन राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो ये क्या है, मैक्रो है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, समष्टिगत आर्थिक चरें। इसके अंतर्गत जितनी भी चरें हैं, जो भी चीजें इसके अंदर आप पढ़ते हैं, जो भी चीजों का आप अध्ययन करते हैं, जैसे कुल मांग, फिर क्या है, कुल मांग, कुल पूर्ति, ये सब क्या है, ये सब समष्टिगत चरें हैं। बात समझे। यानी ये भी क्या है, जो चरें हैं इसके अंदर जो भी टॉपिक है, जो भी तथ्य है, जो भी आप चीजें पढ़ते हैं वो भी क्या होता है, बड़े समूह में आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, और इसके बाद समष्टिगत उपकरण, इसके अध्ययन के लिए जो भी उपकरण यूज होते हैं
जो भी इसके अंदर जो भी डिस्कस निकलता है, जो भी चीज़ें होती है वो भी क्या, वो भी समष्टिगत होते हैं। जैसे इसके उपकरण में आप आयात निर्यात बोल लें, है ना बात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका जो है पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपको आयात निर्यात पढ़ना। तो आयात निर्यात किससे रिलेटेड है, एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के आयात और राष्ट्र के निर्यात के ऊपर हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, इसमें सारी की सारी चीज़ें समष्टिगत यानी बड़े लेवल पे काम होता है। तो सभी चीज़ों में समष्टिगत है। तो सिंपल सी बात है, बड़े लेवल से राष्ट्र लेवल से जो भी चीज़ें पढ़ा जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना बात। बड़ा आसान ये चैप्टर है, ठीक बात, क्लियर है, बहुत आसान थ्योरी है, इसलिए जो है तुरंत इसका खत्म भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ चीज़ों का तो आपने वहीं पे पढ़ लिया, समझ लिया कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय बचत है, ये सब चीज़ें। तो उसी तरह इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, तो वो टॉपिक पढ़िएगा। इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वो है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का सिद्धांत आता है, राष्ट्र के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा क्या है, रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत इसके अंतर्गत पढ़ना रहता है। रोजगार क्यों, रोजगार किसका मुद्दा है, रोजगार एक लोग के रोजगार की बात नहीं हो रहा है, रोजगार मतलब देश की पूरी रोजगार की बात हो रहा है कि रोजगार कैसा है, क्या है उसका सिद्धांत, रोजगार कब आपको जो है पूर्ण रोजगार में जाता है, रोजगार कब आपका जो है बेरोजगारी की स्थिति में जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको किसमें पढ़ने को मिलेगा, समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना बात। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक, तो देश का केंद्रीय बैंक हमारी मुद्रा की पूर्ति करता है। तो किस हिसाब से मुद्रा की पूर्ति होना चाहिए, कितना मुद्रा की मांग है, जितना मांग होगा उसी हिसाब से पूर्ति होगा। तो मुद्रा की मांग को देखते हुए इस हिसाब से मुद्रा की पूर्ति करना या उसका काम है आरबीआई का, केंद्रीय बैंक का। और ये किस हिसाब से करता है, अर्थशास्त्र, कौन से अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के हिसाब से, उसके हिसाब से अध्ययन करके समझते हुए उसके साथ काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, समान कीमत स्तर। समान कीमत स्तर का सिद्धांत, हमारे देश में जो है इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रेट कितना है, ठीक है, महंगाई कितनी है, या वस्तु सस्ते हैं तो कितने हैं, लेकिन किस बात, एक वस्तु का नहीं, पूरे देश की महंगाई दर की बात हो रहा है, ठीक है, एक वस्तु का नहीं कि फला वस्तु सस्ता है या फला वस्तु महंगा, नहीं, पूरे देश में एक्चुअल में महंगाई कितनी है, पूरे देश में हर वस्तु की महंगाई कितने कम है। तो इसके बारे में भी अध्ययन कौन कराता है, हमारा ये समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए एक वस्तु की कीमत अलग हो सकती है, मान लीजिए सस्ता हो सकता है लेकिन पूरे देश की सारी वस्तु सस्ता हो ये जरूरी नहीं है। इसी तरह एक वस्तु महंगा हो सकता है लेकिन पूरे देश की सारी वस्तु महंगा ये जरूरी नहीं है। तो एक्चुअल में जो कीमत स्तर होता है वो पूरे देश का एक एवरेज प्राइस बताता है कि हाँ इस देश में महंगाई है कि नहीं है, ठीक बात क्लियर है। तो ये भी हमारा इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत भी पढ़ते हैं, किस देश से कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, किससे कितना आयात करना है, किससे कितना निर्यात करना है, किस देश को कितना भुगतान देना है, किस देश से कितना भुगतान लेना है। ये सारे के सारे चीज़ों का अध्ययन भी इसी अंतर्गत आता है, हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है ये सब आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर में भी मिलते रहेंगे, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर आर्थिक विकास का सिद्धांत। हमारा देश कितना विकास कर रहा है, कितना तेज बढ़ रहा है, कितना तेज घट रहा है, उसके विकास की स्तर कितनी है, विकास की स्पीड कितनी है, ये सब चीज़ भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत का मतलब कि वितरण मतलब क्या होता है, एक सामान को दूसरे जगह पे जाना, ठीक है, यानी माल का एक तरह से, या फिर यहाँ पर राष्ट्रीय आय की वितरण की बात बोला है, यानी संसाधनों का सभी लोगों के पास जाना, वितरण होना, ठीक है। तो ये संसाधन जो देश के पास है, जो देश की सरकार के पास है, वो सरकार कैसे संसाधनों का वितरण करता है, यानी सबके पास उचित रूप से संसाधन जा रहे हैं कि नहीं, इसका वितरण के बारे में भी जो जानकारी होता है वो किसके जरिए होता है, वो भी हमारा समष्टिगत अर्थशास्त्र के जरिए होता है। फिर व्यापार चक्रों का सिद्धांत। व्यापार चक्र क्या होता है कि हमारे व्यापार कब जो है बूस्ट कर रहा है, यानी कब बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार कब जब मंदी में जा रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा व्यापार चक्र, किस व्यापार का कैसा चक्र है, हमारे देश में पूरा व्यापार चक्र किस तरह से है सभी वस्तुओं को लेकर के, उसके बारे में भी अध्ययन हम लोग किस अर्थशास्त्र में करते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम चाहते तो आज ही के क्लास में बता देते, लेकिन आज की क्लास में ज़्यादा चीज़ें हो जाएगा और ये चैप्टर 2 क्लास कम से कम रख देते हैं, वरना चाहे तो एक क्लास में भी इस चैप्टर को खत्म किया जाए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगली क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिया जाएगा और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी सेकंड चैप्टर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर भी छोटा है, फिर उसके बाद के चैप्टर जो है थोड़े अच्छे हैं और थोड़े टिकाऊ है, मतलब टिकाऊ मतलब लंबे हैं थोड़ा, जिसको समझने में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें हम लोगों को जो है पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा से और बेसिक थ्योरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।